बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज एपिसोड नंबर 3, सीजन नंबर 1, क्लास 9 बायोलॉजी। और जो नया आपका सिलेबस है ये उसके अकॉर्डिंग लेक्चर्स हैं। और आज के इस एपिसोड के अंदर जिस चीज को हमने कवर करना है वो चीज है हमारे पास ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। सो बिफोर वी स्टार्ट द टॉपिक ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, लास्ट जो एपिसोड था उसमें मैंने आपसे एक क्विज पूछा था। वो ये था कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा कलर पसंद है, कौन सा कलर पसंद नहीं था। तो वो कलर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने राइट आंसर किया। एंड बेटा जिनको नहीं आइडिया इस चीज का तो मैं बता दूं उनको कि वो जो रेड कलर है वो उनको पसंद नहीं था। अब आज आपके लिए क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज आपके लिए एक ब्रिज के बारे में मैं पूछूंगा। आपने मुझे बताना है कि वो ब्रिज कहां पर है। तो ब्रिज अगर मैं पूछूं तो दो चीजें मैं एक्चुअली में पूछने वाला हूं। तो एक तो मैं पूछूंगा वेयर द एम्प्रेस ब्रिज जो है वो कहां पर है। और सेकंड चीज मैं आपसे ये पूछूंगा कि मान के चलिए कि अगर बायोलॉजी जो है, अगर बायोलॉजी की स्टडी हम करते हैं तो उसके हमें रियल लाइफ में क्या एडवांटेजेस मिलते हैं। बिकॉज आपका जो नॉलेज है वो रियल लाइफ में भी तो एप्लीकेबल होना चाहिए ना। तो व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द बायोलॉजी इन द रियल लाइफ, ये मेरा दूसरा क्विज है जिसका आंसर आप लोगों ने करना है। तो जल्दी से, अब कोई क्विज वगैरह है, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली जल्दी से अभी पूछ लीजिए, वरना फिर हम व्हाइट बोर्ड पे जाएंगे और उसको स्टार्ट करते हैं बेटा। हाँ जी यार, अटेंडेंस पूरी करें बेटा सब बच्चों की। ये शेर किसको याद आ रहा है भाई? चलिए हमारी तरफ से भी फिर सुन लीजिए, ठीक है। वो ऐसा था कि मैं तुम्हें बगैर मेकअप के देखना चाहता हूं, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूं। ठीक है, चलिए अब बेटा रेडी हो जाए, व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। तो पहली बात यह कि हमारे पेपर में कैसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पेपर में क्वेश्चंस वो इस तरह से पूछ सकते हैं बेटा जी। नंबर 1 कि वो आपको पूछेंगे कि राइट अ नोट ऑन द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, या एनी 5 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, या समथिंग एल्स। वो आपसे 5 ब्रांचेस भी पूछ सकते हैं, ये सारे भी पूछ सकते हैं। अगर वो इस तरह से पूछेंगे तो आपको साथ में एग्जांपल्स लाजमी लिखनी है। तो मैं एग्जांपल्स साथ में लिखवाऊंगा, किसी भी बुक में नहीं लिखी हुई, वो आपने नोट डाउन करनी है, ठीक है। तो मैं वर्ड्स के ओरिजिन भी बताता जाऊंगा और वो चीजें आपने लाजमी नोट करनी है। इन लेक्चर्स के नोट्स बनाने हैं और उसके बाद वो नोट्स जो हैं अगर वो चेकअप करवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस नंबर जो मैंने लिखवाया है इसके ऊपर सेंड करिएगा, मैं उसको चेक करूंगा और फिर मैं आपको करेक्ट करवा दूंगा। और जितने भी क्विजेस लास्ट में मैंने आपको करवाए थे वो भी आपके पास होने चाहिए, वो समझ आ गए थे। और आज वाले भी मैं आपको फंसाने वाला हूँ, याद रखना, पहले समझ लो, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास बेटा जी आज की जो पहली ब्रांच है, दैट्स नेम इज द मॉर्फोलॉजी। व्हाट इज द नेम? यार ये ओपन है ना, इस वजह से शायद हो गया। मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी के ऊपर बात कर लेते हैं। व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? देखिए मॉर्फोलॉजी जो है वो आपने याद रखना है कि मॉर्फ ये ग्रीक वर्ड से निकला है, मॉर्फोलॉजी। पहले तो मैं याद रखने के लिए ना आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, वो जरा याद कर लो। पहली चीज आपने याद रखनी है कि जितनी भी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हमने 15 पढ़नी है, उन 15 ब्रांचेस में से सिर्फ 2 ब्रांचेस ऐसे हैं जिनका ओरिजिन लैटिन लैंग्वेज का है, बाकी सबका ग्रीक में आएगा। अब वो कौन कौन से हैं? एक आपने जब सेल बायोलॉजी पढ़नी है ना, तो सेल बायोलॉजी में आपने याद रखना है कि जो लफ्ज सेल है ना ये लैटिन लैंग्वेज का है, ठीक है। इसका जो ओरिजिन है वो क्या है? वो लैटिन लैंग्वेज है। और दूसरा लफ्ज जो है सेल बायोलॉजी के बाद सोशो बायोलॉजी। और सोशल बायोलॉजी की बात करें तो सोशल बायोलॉजी में भी आपने याद रखना है कि ये लफ्ज सोशल बायोलॉजी जो है इसका भी जो ओरिजिन है वो भी किस लैंग्वेज का है? दैट इज आल्सो द लैटिन लैंग्वेज। तो ये आपने 2 चीजें यहाँ पे याद रखनी है कि 2 ब्रांचेस हैं, इन दोनों के अगर हम ओरिजिन की बात करते हैं तो इनके जो ओरिजिन है वो क्या है? ये लैटिन लैंग्वेज के। इसके अलावा बाकी जितने का भी मैं पढ़ाऊंगा उन सबका ओरिजिन क्या होगा? ग्रीक का होगा। ये आपने याद दिमाग में बिठा लेनी है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जी सबसे पहले मॉर्फोलॉजी के बारे में। देखिए मॉर्फोलॉजी एक ग्रीक वर्ड से निकला है, 2 लफ्ज हैं। एक बेटा लफ्ज है मॉर्फ और दूसरा है लोगोस। फर्स्ट लफ्ज कौन सा है? फर्स्ट लफ्ज है मॉर्फ। मॉर्फ का मतलब क्या होता है? मॉर्फ का मतलब होता है शेप। ये ग्रीक वर्ड है मॉर्फ का मतलब क्या है? शेप होता है। और लोगोस का मतलब क्या होता है? लोगोस का मतलब होता है डिस्कोर्स। व्हाट इज मीनिंग ऑफ लोगोस? थिंकिंग, थॉट, या फिर इसका बेहतर वर्ड होता है डिस्कोर्स, मतलब डायरेक्शन।
कोर्स। तो ये चीज आपने याद रखनी है, मॉर्फ एंड लोगोस, इसमें ये आ गया। ठीक हो गया। अब हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, देखिए मुझे देखिए, जो चीज आपको नजर आ रही है, क्या नजर आ रही है, एक खूबसूरत सा हैंडसम सा टीचर, या राइट। देखना यार कमेंट मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। हो रही है, थैंक यू सो मच बेटा। अच्छा, तो ये एक्चुअली फ्लॉर भेज रही है मुझे, थैंक यू सो मच बेटा। ओके, अब यहाँ पे देखिए, तो मार्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो मैंने कहा दो वर्ड है, मार्फ एंड लोगोस, और ये किस लैंग्वेज का है ये आपने याद रखना है कि ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज से मैंने निकाले। तो मैं कह रहा था कि जो चीज आपको नजर आती है, जो चीज नजर आने का मतलब कि अगर आप ह्यूमन बीइंग को देखते हो तो आपको एक हेड नजर आता है, एक उसकी मुंडी नजर आती है, साथ में उसके दो बाजू नजर आते हैं, साथ में दो लेग्स नजर आ रही होती है, राइट। जो चीज आपको जिस तरह से नजर आती है वो उसकी मार्फ है, वो उसकी शेप है। तो मार्फोलॉजी के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, फॉर्म के बारे में, यानी कि जो एक्सटर्नल फॉर्म आपको नजर आ रही है, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो किसमें आएगा, वो मार्फोलॉजी के अंदर आ जाएगा। तो ये चीज आपने याद रखने के मार्फोलॉजी के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये वर्ड आपने हर एक के अंदर ऑटोमेटिकली लिखते जाना है, एक में मैं लिख के दूंगा सिर्फ। तो मैंने बोला ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with form and structure, deals with form and structure of living organism, form and structure of living organism। बेटा वो किस में आएगा, वो आ जाएगा मार्फोलॉजी के अंदर आ जाएगा। यहां तक बात समझ आ गई मार्फोलॉजी में। अब एग्जांपल लिख लोगे जो मैंने अभी आपको बताई ह्यूमन बीइंग की, ठीक है। इसी तरह से आप मंकी की दे सकते हो, तो मंकी आपसे आगे को झुका हुआ होता है, इस तरह से आप किसी और ऑर्गेनिज्म की भी दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मार्फोलॉजी के बाद जो दूसरी हमने करनी है दैट इज एनाटॉमी। ये फिर मैंने इसको ऊपर रखा यार, एनाटॉमी, एनाटॉमी, इसको यार फिल कर दो, एनाटॉमी। एनाटॉमी की बात करें तो बेटा जी सबसे पहले तो हमें इसका ओरिजिन समझना है। ओरिजिन की बात करें तो मैं दोबारा से कहूंगा कि ओरिजिन क्या है, ग्रीक लैंग्वेज। ग्रीक लैंग्वेज में दो वर्ड हैं, पहला वर्ड जो है वो आपने याद रखना है, वो है एना, एना। दूसरा है टोम, एना और टोम, एना टोम गेव होता है। एना का मतलब बात करें तो एना का मतलब होता है पार्ट। एना का मतलब क्या होता है, एना मीन पार्ट, पार्ट। और टोम का मतलब क्या होता है, टोम का मतलब होता है कटिंग। एना का मतलब पार्ट, टोम का मतलब कटिंग। मैं सिंपल अल्फाज में बताता हूँ आपको, ये मे भी थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं वर्ड्स। तो जो चीज बॉडी के अंदर है, देखो मेरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन है, क्या तुम लोग मेरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन देख पा रहे हो, क्या तुम लोग ब्रेन देख पा रहे हो मेरा, नहीं ना, सिर्फ सर देख पा रहे हो, हेड देख पा रहे हो, पर ब्लड सर्कुलेशन ही ना देख पा रहे। जो चीज बॉडी के अंदर है वो किस में आएगा, वो एनाटॉमी में आ जाएगा या एनाटॉमी में आ जाएगा। समझ में आगे बात। तो मैं क्या लिखूंगा, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, आगे वो आपने लिख लेना है। तो मैं मेन बात लिख रहा हूं, मेन मुद्दे की बात, डील्स विद इंटरनल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। ऊपर मैंने सिर्फ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर लिखा, इधर मैंने लिखा इंटरनल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, इंटरनल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो किस में आ जाएगा, वो आपने याद रखना है, दैट इज इंक्लूडेड इन एनाटॉमी, जो है एनाटॉमी के अंदर आ जाएगा। क्लियर होगी बात। तो मॉर्फोलॉजी आ गई, उसके बाद क्या आ गई, उसके बाद एनाटॉमी आ गई। एग्जाम्पल में क्या लिखना है, एग्जाम्पल में लिखो यार, एग्जाम्पल लिखो, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ये किसके एग्जाम्पल के अंदर आ गया, ये आ गया एग्जाम्पल ऑफ एनाटॉमी, एनाटॉमी के एग्जाम्पल के अंदर आ गया। क्लियर हो गया बेटा जी। दूसरा यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। दोबारा से बता दे बेटा, ये वर्जन 2.0 है, ठीक है, नया वर्जन है वीडियो लेक्चर का, अपडेटेड वर्जन है सारे। अच्छा, तीसरी अगर हम बात करें तो तीसरी जो ब्रांच है वो है हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी की बात करें तो ये दो वर्ड से निकला है। पहला वर्ड कौन सा है, पहली बात ये भी ग्रीक वर्ड है, ठीक है। पहला वर्ड आ गया हिस्टो, का मतलब होता है टिश्यू, और फिर लफ्ज क्या आ गया, लोगोस,
लागोस का मतलब क्या होता है? डिस्कोर्स। हिस्टो एंड लागोस, हिस्टोलॉजी तो टिश्यू और डिस्कोर्स आ गया, समझ आ गई बात। तो हम इसको क्या लिखेंगे? हम कहेंगे बायो की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम क्या स्टडी करेंगे? टिश्यूज को स्टडी करते हैं, समझ में आ गई बात। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद स्टडी ऑफ टिश्यूज। वो किस में आएगा? वो आ जाएगा हिस्टोलॉजी में। एग्जाम्पल लिखो, आइरिस ऑफ ह्यूमन आई। ये एक आइरिस जो है ये एक टिश्यू है। इसी तरह से नर्वस टिश्यू, ये ब्रेन में पाए जाते हैं। इसी तरह से मसल टिश्यू, ये आपके मसल्स में पाए जाते हैं। तो ये किसकी एग्जाम्पल के अंदर आएगा? ये आ जाएगा हिस्टोलॉजी की एग्जाम्पल के अंदर। यार मैं आपको बता दूं, क्या नाम था आपका? रियासत है बेटा, रियासत। बात गौर से सुनो। इस तरह से है कि 9 नवंबर की थी छुट्टी, सैटरडे वाले दिन, तो लेक्चर इस वजह से नहीं हुआ। 10 नवंबर को क्या था? 10 नवंबर को बनता है जनाब, वो क्या कहते हैं उसको, संडे। तो संडे का ऑफ था, तो आज है मंडे, तो आज लेक्चर हो रहा है, समझ आ गई बात। लेक्चर यार ऑनलाइन में ये होता है कि बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं, बट इसमें डबल मेहनत लगती है। जो पहले हमें क्या करना पड़ता है यार, उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है, फिर उसको अपलोड करना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है, बहुत सारे काम होते हैं, फिर उसको जाके आपको ये प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो इस तरह से चीज आपने याद रखनी है। 3 समझ आ गई। अब मेरा क्विज सुनो, क्विज का आंसर करना है, ठीक है। जितने लोग बच्चे यहाँ पर हैं मेरे पास, उन्होंने आंसर करना है। हाँ जी जल्दी बोलिए। अब इधर देखिए, क्विज मेरे पास यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नोट कर लेने यार, बाद में रोज करना पड़ेगा मुझे। ब्रेन, स्टडी ऑफ ब्रेन इज इंक्लूडेड इन। अभी पता चलेगा ऑप्शन ए इंटरनल मॉर्फोलॉजी, ऑप्शन बी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, ऑप्शन सी बोथ, और ऑप्शन डी है नॉन। तो बताइए विच वन इज द राइट आंसर? गौर से, जल्दबाजी नहीं करनी। आपके पास थोड़ा सा टाइम है, तब तक मैं यहां पे नाम लिख लेता हूं। हरियप हरियप हरियप। जल्दी। यस, नन। अच्छा ये कौन है? इंटरनल मॉर्फोलॉजी वाला कौन है बच्चा? बेटा अपना नाम सही से लिखो ना यार, क्या ये लिखा हुआ है आपने? पता नहीं, कोई बेहुदा सा नाम है, समझ नहीं आ रहा। अच्छा यार यहाँ पे राइट आंसर जो है वो कौन सा रहेगा? राइट आंसर इज अ इंटरनल मॉर्फोलॉजी। ये आपका ठीक था यार, जो भी था आपका नेम। एक्सटर्नल गलत है, क्योंकि देखो मॉर्फोलॉजी में हमने स्टडी क्या करना है? फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। पहली बात, मेरा ब्रेन नजर आ रहा है, तुम्हें नहीं नजर आ रहा है यार, अंदर है, एनाटॉमी में आएगा, राइट। तो इंटरनल मॉर्फोलॉजी का मतलब फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, जो बॉडी के फॉर्म एंड स्ट्रक्चर है। इंटरनल का मतलब जो इनसाइड फॉर्म एंड स्ट्रक्चर है। तो इंटरनल मॉर्फोलॉजी एक्चुअल में किसका दूसरा नाम होना चाहिए? तो ये आपने याद रखना है कि इंटरनल मॉर्फोलॉजी इज द सेकंड नेम ऑफ एनाटॉमी। सही है, ये उसका क्या होगा? ये दूसरा नाम होगा। और वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ ना मॉर्फोलॉजी की, तो मॉर्फोलॉजी के लिए लफ्ज यूज करना चाहिए यहाँ पे ना ऑप्शन में इसको थोड़ा और कंफ्यूजिंग बनाना चाहिए था मुझे। यहाँ पे लिखना चाहिए था एक्सटर्नल एनाटॉमी। तो याद रखना कि अगर एक्सटर्नल एनाटॉमी आपको बोला जाए ना, तो एक्सटर्नल एनाटॉमी का मतलब एनाटॉमी नहीं है। एक्सटर्नल एनाटॉमी का मतलब मॉर्फोलॉजी ही होगा। ये आपने याद रखना है, ये इसी का दूसरा नाम है। सो व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द मॉर्फोलॉजी? एक्सटर्नल एनाटॉमी। एक्सटर्नल एनाटॉमी किसका दूसरा नेम है? मॉर्फोलॉजी का दूसरा नाम है। क्लियर होगी बात? तो अभी तक 3 मैंने दी है, एक बच्चे का ठीक हुआ है। इसी तरह से अगर मैं लेट्स सपोज दैट मैं कहता हूँ कि एक बच्चा है जिसको प्रैक्टिकल करवाना है फ्रॉग का, वो लैब के अंदर फ्रॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा, तो बताइए किस ब्रांच के अंदर हमें इसको स्टडी करना चाहिए? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल एनाटॉमी, इंटरनल मॉर्फोलॉजी, या व्हाट शुड बी आई सेड? ठीक है, ये याद रखना है। देखो एक्सटर्नल एनाटॉमी जो है ये मॉर्फोलॉजी को कहेंगे, और इंटरनल मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी को कहेंगे।
ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, ये दोनों में आ जाएगा, क्योंकि जब आपने फ्लो को बाहर से देख रहे हो उसको, ठीक है, तो आपने कहना है कि वो किसके अंदर आएगा, वो आ जाएगा उसका एक्सटर्नल एनाटॉमी के अंदर। जब उसको अंदर से देखोगे तो वो आ जाएगा इंटरनल मॉर्फोलॉजी में आ जाएगी। ये चीज आपने याद रखनी है। तो फिजियोलॉजी जो है ये भी दो वर्ड से निकले और ग्रीक वर्ड है। पहला वर्ड आएगा बेटा जी आपके पास फिजिक्स। फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स का मतलब क्या होता है, फिजिक्स का आपने याद रखना है कि मतलब होता है नेचर। व्हाट डज दैट मीन, इट्स मीन इज नेचर। एंड लोगोस का मतलब क्या होता है, लोगोस का मतलब वर्ड, डिस्कोर्स, डायरेक्शन, थिंकिंग, थॉट, ठीक है। तो इसको सिंपल अल्फाज में कहें तो जब हम ये स्टडी करते हैं ना कि वर्क कैसे करती है चीजें, फिजिक्स को ऐसे याद रखेंगे यार, फिजिक्स में हम देखते हैं चीजें, स्टडीज करते हैं कि चीजें काम कैसे कर रही हैं, तो वो किस में आएगा, वो फिजियोलॉजी में आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर यानी कि बॉडी काम कैसे कर रही है, हाउ द बॉडी वर्क्स, ठीक है, सिंपल अल्फाज में। तो आपने याद रखना है कि किस में आएगा, फिजियोलॉजी में। फॉर्म एंड फंक्शन, तो नहीं फंक्शन, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसके फंक्शंस के साथ जो डील करेगा बेटा, वो किसके अंदर आएगा, वो आपने याद रखना है कि वो आ जाएगा फिजियोलॉजी के अंदर। क्लियर होगी बात। और इसके अंदर आपने क्या लिखना है, आपने क्या लिखना है, एग्जांपल में वर्किंग ऑफ स्टोमक लिख लो यार, वर्किंग ऑफ स्टोमक। जो स्टोमक की वर्किंग है वो किस में आएगा, वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अच्छा, इससे नीचे एक जगह है हमारे पास यार, थोड़ी सी है, चलो मुझे मैनेज करने दो, मैनेज करता हूँ। अगली मेरे पास ब्रांच है सेल बायोलॉजी। देखो लफ्ज जो सेल है ना, ये आपने याद रखना है कि ये लैटिन लैंग्वेज का है, ठीक है। और इसका मतलब होता है कंपार्टमेंट्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कंपार्टमेंट, खाने, ठीक है। इसको बायो की लैंग्वेज में कहते हैं साइटो, मेडिकल की लैंग्वेज में हम इसको क्या कहते हैं, साइटो कहते हैं। और इसकी जो स्टडी होती है उसको आप नाम देते हैं साइटोलॉजी का। पहला सेल डिस्कवर किसने किया था, ये भी आपने एमसीक्यूज में याद रखना है, पूछा जा सकता है, रॉबर्ट हुक ने किया था। तो फर्स्ट सेल जो था ना वो डेड सेल डिस्कवर हुआ था, और ये पहले डेड सेल किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, 1665 के अंदर किया था, ठीक है। तो ऐसी बात ब्रांच जिसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि सेल को स्टडी करते हैं, सेल के अंदर पाई जाने वाली सब सेलुलर स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, वो किसमें आएगा, सेल बायोलॉजी के अंदर। मैं क्या लिखूंगा, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद सेल एंड इट्स सब सेलुलर स्ट्रक्चर। ये किसके अंदर आएगा, ये आपने याद रखना, ये आ जाएगा सेल बायोलॉजी में। एग्जांपल में याद रखो यार, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर याद रखो राइबोसोम्स एक्सेट्रा, ये बेटा जी इसी के अंदर आ जाएगा। क्लियर होगी बात। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अच्छा जी आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास अगली ब्रांच मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी। आगे 5 हो गई हैं, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो है दैट इज अ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी ये दो लफ्जों से निकला है। पहला लफ्ज है टैक्सिस और दूसरा है नोमोस, ठीक है। टैक्सिस का मतलब क्या होता है, टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट्स, और नमोस का मतलब क्या होता है, नेम। ये भी किस लैंग्वेज का है, ग्रीक लैंग्वेज का। मैं इसको रेज करने लगा। अच्छा जी यहां पे लिखो यार लाइव क्लास। अच्छा अब ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। तो टैक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं, देखो एक स्कूल होता है, स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों को हम डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं। क्यों, ताकि उनको पढ़ाना समझाना उनको समझना आसान हो जाए। जो एक तरह के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको एक क्लास में, जो 9th क्लास के वो अलग, 10th के अलग, 8th के अलग, 7th के अलग, राइट ना। तो इसी को हम नाम देते हैं किस चीज का, टैक्सोनॉमी का। क्लियर होगी बात। व्हाट इज टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में क्लासिफाई कर देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मेरे पास यार ब्लैक वाले भी खत्म हो गए, तो इसको मैं लिखता हूँ डील्स विद क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। मैंने लिखा डील्स विद क्लासिफिकेशन ऑफ
क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, यार ये बच्चे बाद में पूछ रहे होते हैं कि क्या ये लिखा जा सकता है जो आप लिख रहे हैं। बिल्कुल यार, आप इसको लिखोगे ना, कोई भी आपके नंबर नहीं काट सकता। कीड़े पड़ेंगे उसको जो नंबर काटेगा, हमारे नहीं काट सकता मेरे बच्चों के नंबर। ठीक है, टैक्सोनॉमी में आपने याद रखना है कि आपने कहना है क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। सिंपल सी एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल यहां पे लिख देते हैं, क्या आएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ पी प्लांट। ह्यूमन बीइंग लिख लो यार आप लोग। ओके, समझ आ गई यहां तक? थम्स अप साइंस भेजिए जल्दी से। गुड, अब हम चलते हैं आगे। लेक्चर यार 21 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है, लंबा ही होता जा रहा है। तो अगला है मेरे पास जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की अगर बात करें ना, तो जेनेटिक्स आपने कहना है कि ये भी ग्रीक लैंग्वेज का है। कहां से निकला है? जेनेसिस से, GENESIS। जेनेसिस का मतलब क्या होता है? ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है आगाज, मतलब स्टार्ट, शुरू कहां से हो रही है चीज, राइट। तो जेनेसिस में आपने याद रखना है कि एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसको स्टडी करते हैं? जीन्स के बारे में, हेरिडिटी के बारे में। इसको पहले समझ लो कि यार ये जीन्स और हेरिडिटी क्या चीज होती है। इसमें प्रॉब्लम आएगा आपको। व्हाट इज जीन्स एंड व्हाट इज हेरिडिटरी? देखो ये मेरे पास है एक सेल, दिस इज अ एनिमल सेल। इस एनिमल के सेल में सेंटर में ये क्या चीज मौजूद है? इस एनिमल के सेल के सेंटर में ये मौजूद है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम होता है। अगर मैं इस क्रोमोसोम की बात करता हूं ना, तो ये जो क्रोमोसोम है ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। किस चीज से? ये मिलकर बना होता है दो चीजों से। एक ये मिलकर बना होता है डीएनए से, दूसरा ये मिलकर बना होता है प्रोटीन से। ठीक है, अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए के छोटे से हिस्से को हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं जीन्स का। समझ आ गई? बट व्हाट इज जीन्स? वेयर द जीन इज प्रेजेंट। जीन इज प्रेजेंट ऑन डीएनए, या डीएनए के छोटे से पार्ट को जीन कहेंगे। डीएनए और प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कहां पर पाया जाता है? सेल में। कहां पर पाया जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस क्या होता है? सेल का जो ब्रेन होता है उसको न्यूक्लियस का नाम देते हैं। तो ये जब हम इसको स्टडी करते हैं ना, जीन्स को, हेरिडिटरी को, वो आ जाएगा जेनेटिक्स में। हेरिडिटरी क्या होता है? हेरिडिटरी वो खसूसियात होती हैं जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल हो जाती हैं। वो किस में आती हैं? वो हेरिडिटरी में आती हैं। तो इनको जब हम स्टडी करते हैं ना कि इनका ओरिजिन क्या है, कि ये कैसे आगे आई, तो वो किस में आएगा? वो जेनेटिक्स में आ जाएगा। होप सो ये आपको समझ आ चुकी होगी। क्लियर है जी? चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास पैलियोनोटोलॉजी। ये भी दो वर्ड से निकला है, ग्रीक वर्ड है दोबारा से। पहला लफ्ज है पैलियोस, पैलियोस, और दूसरा वर्ड है हमारे पास अंटोस। ठीक है, पैलियोस की बात करें तो पैलियोस का मतलब क्या होता है? एंशियंट। और अंटोस का मतलब क्या होता है? बीइंग। यानी कि जो पुराने जमाने के जो जानदार है ना, जब हम उनको स्टडी करते हैं, मतलब जो आज के दौर में नहीं पाए जाते, वो किस में आएगा? वो पैलियोनोटोलॉजी में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम कहें फोसिल्स को स्टडी करना, व्हाट इज फोसिल? जो पुराने जमाने में पाए जाते हैं, जैसे कि डायनासोर। हमें कैसे पता चला डायनासोर जमीन पे थे? हमने उनकी हड्डियां को, बकिया जात को स्टडी किया, फोसिल्स को स्टडी किया, तो वो किस में आएगा? वो पैलियोनोटोलॉजी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, डील्स विद study of fossils, deals with study of fossils of organism। वो किस में आएगा बेटा? वो आ जाएगा पैलियोनोटोलॉजी के अंदर आ जाएगा। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे? एग्जाम्पल के अंदर लिखा ना, यहां पे यार एग्जाम्पल में लिखा ना, स्टडी ऑफ ट्रेड्स या स्टडी ऑफ हाइट। ये आपकी कौन कंट्रोल कर रहे हैं? जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं, राइट। यहां पर क्या लिखा होगा? डायनासोर्स। ठीक है, एक्सेट्रा। ये आपने याद रखनी है, पैलियोनोटोलॉजी के अंदर आ गया। उसके बाद बेटा जी अगली जो ब्रांच है, दैट इज द एनवायरमेंटल बायोलॉजी। नाम से पता चल रहा है कि एनवायरमेंट की बात होने वाली है। एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी की बात करें तो आपने कहना बायो की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरमेंट के साथ क्या ताल्लुक है। आपके एनवायरमेंट के साथ क्या ताल्लुक है? आप एनवायरमेंट से ऑक्सीजन ले रहे हो, बदले में क्या कर रहे हो? उसको नुकसान पहुंचा रहे हो। क्या करते हो? कूड़ा करकट, आलूदगी फैला रहे हो कि नहीं? मोटरसाइकिल पे जाते हो हवा के अंदर, तुम लोग क्या करते हो? यही कुछ तो कर रहे हो ना। तो इसको जरा कंट्रोल करो यार, क्या कर रहे हो बदतमीज लोगों। ठीक है, तो एनवायरमेंटल बायोलॉजी डील्स विद
स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इट्स इन्वायरमेंट, ऑर्गेनिज्म विद इट इन्वायरमेंट। ये किस में आएगा, ये आपने याद रखना है कि ये आ जाएगा इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। एग्जाम्पल क्या लिखनी है, वही एग्जाम्पल कि एनिमल्स गेट्स ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड प्लांट्स गेट्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये आपका रिलेशनशिप आ गया। अच्छा, उसके बाद बेटा जी कितनी ब्रांचेस हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टाइम देखना तो मुझे यार, मैं सिर्फ एक पढ़ा सकता हूँ, तो 10 के ऊपर हम इसको क्या कर देंगे, ब्रेक लगा देंगे। समझ में आ गया, थोड़ी इजी से पढ़ा देता हूँ। तो मेरे पास आगे फार्माकोलॉजी। जो लोग लेक्चर में नहीं हैं वो पीछे वाले लेक्चर्स पे जाएं, वहां पे जाकर उसको पहले वॉच करें, कोई कंफ्यूजन है तो क्लियर करिए। समझ में आ गई बात। लेक्चर्स को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं आपके पास, फेसबुक व्हाट्सएप जहां पे भी ग्रुप्स वगैरह उनके अंदर शेयर करो। समझ में आ गई बात। ओके, फार्माकोलॉजी की बात करें तो बेटा फार्माकोलॉजी लफ्ज निकला है फार्माकोन से। फार्माकोन का मतलब क्या होता है, ड्रग की जब बात आती है तो बच्चों के ज़हन में आता है नशावर अद्वियात, ऐसा कुछ नहीं है यार, वो होती हैं एडिक्टिव ड्रग्स। क्योंकि ड्रग्स की भी आगे कैटेगराइज होती हैं, 2 तरह की होती हैं, एक होती है मेडिसिनल ड्रग और दूसरी होती है एडिक्टिव ड्रग। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि जो नशावर अद्वियात होती है ना वो एडिक्टिव ड्रग्स हैं, जो दूसरे ड्रग्स हैं वो मेडिसिनल ड्रग्स हैं। तो हम दोनों ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्लियर होगी बात। अच्छा, मुझे बताओ कि जो सबसे पहला सेल डिस्कवर हुआ था वो लिविंग था कि नॉन लिविंग था, जो रॉबर्ट हुक ने किया था, इसके बारे में जल्दी से बताओ मुझे। लेकिन फार्माकोलॉजी में पता क्या स्टडी करते हैं, सबसे पहले हम अद्वियात को बनाते हैं, फिर लोगों को खिलाते हैं, टेस्ट करते हैं, यार इसके ऊपर कोई इसका नेगेटिव असर तो नहीं हो रहा, वो किसके अंदर आएगा, फार्माकोलॉजी के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, स्टडी विद प्रोडक्शन या फॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स, प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। वो किस में आएगा, वो आएगा इसी के अंदर। एग्जाम्पल यार लिख दो, पैराडोल, पैरासिटामोल, व्हाटसएवर जो भी आपके माइंड में आ रहा है, ठीक है, एज वर्क। लेकिन यार मैं यही कहूंगा कि सिंपल वाली जरा लिखा ना, वैक्सीन लिख दो, ये बेटर है, एंटीबायोटिक्स एक्सेट्रा, ये सारे कितने आएंगे, ये इसमें आएंगे। अब यहाँ तक क्वेश्चन वगैरह है तो पूछो, वो जल्दी से बताओ मुझे, लिविंग था नॉन लिविंग था, लिविंग नहीं था वो नॉन लिविंग था। क्लियर होगी बात। किसी बच्चे ने कहा था कि सर थोड़ी देर रुक जाया करे, स्क्रीनशॉट लेना होता है, तो यार स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है, ठीक है। उसके बाद मैं रेज करने वाला हूँ, मतलब लेक्चर एंड है, रिकॉर्डिंग भी खत्म करने वाले हैं। ओके, 5 4 3 2 1 ओके बेटा, कोई क्वेश्चन वगैरह क्वेरीज वगैरह है तो पूछ लीजिएगा लास्ट में तौर पर। ओके रियासत, यार लेक्चर परफेक्ट समझ आ रहे हैं, कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन वगैरह हो ना तो डेफिनेटली यार मुझे कंसल्ट कर लेना, ठीक है। ओके चलें, ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़। ये वाले इधर वाले आप लोग इधर ही रहो, मैं रिकॉर्डिंग सिर्फ ऑफ कर रहा हूँ, उनको अल्लाह हाफिज़ बोला मैंने।